हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 824 BJ। और आज हम इसमें भौतिक विज्ञान वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र। कोड है सेट 1 2022 824 BJ। कुछ किताब में प्रश्न पत्र का क्रमांक उल्टा सीधा हो गया है जो अनसाल पेपर आया है। किसी में लिखा है किताब में सेट 1 B के, तो कुछ किताब में केवल 6 सेट ही दिया हुआ है और हमारे पास भी जो किताब है उसमें भी 6 ही सेट था। ये 7वां सेट गायब था, इसलिए हमें पहले प्रश्न पत्र को खोज के लिखना पड़ा है। बाकी का प्रश्न पत्र हम जब आगे सॉल्व कराएंगे तो किताब साथ में रहेगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहले का पहला, ये फिजिक्स का खंड हम लोग कर रहे हैं। इसमें केवल फिजिक्स को सॉल्व करेंगे, आगे केमिस्ट्री को, फिर ऐसे एक एक क्रम से होता रहेगा। पहला प्रश्न है पहले खंड का, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। 4 पार्ट है इसमें। पहला है जल, दूसरा है हीरा, तीसरा दिया हुआ है कांच और चौथा दिया है तारपीन। ये जो पेंट में इस्तेमाल होता है पेंट को पतला करने के लिए। तो इसमें 4 चीज दिया हुआ। इसमें कहा वायु के सापेक्ष महत्तम अपवर्तनांक किसका होता है। तो इसमें जो 4 दिए हुए हैं इन सभी में जल, कांच और तारपीन, इनका अपवर्तनांक 1.52 से नीचे होता है। जल का, कांच का और तारपीन का, इन सभी का अपवर्तनांक 1.52 के लगभग या उससे नीचे होता है। लेकिन जो यहाँ पे हीरा लिखा है इसका अपवर्तनांक 2.52, 2.5 के लगभग इसका होता है। मैक्सिमम अपवर्तनांक इसी का होता है। यहाँ लिख देते हैं वायु के सापेक्ष अधिकतम अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसी भी किस्म का हीरा हो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होती है बहुत अधिक होती है। तो इसमें ये जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट है। पहले का दूसरा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं। पहला है अवतल लेंस, दूसरा है अवतल दर्पण और तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है उत्तल दर्पण। इन सभी में कहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण करना, मतलब जो निकट दृष्टि दोष बीमारी होती है उसको खत्म करने की कोशिश करनी है। तो इसमें से क्या प्रयुक्त करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो दृष्टि दोष होते हैं उसमें दर्पण का प्रयोग बहुत कम होता है, या लगभग ना के बराबर मान लो कि दर्पण यूज होते हैं। बाकी जो होता है वो लेंस ही यूज होता है। मतलब आपका या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 3 होगा। 2 और 4 निकल गए। इन दोनों में जो अवतल लेंस है ये निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है और जो उत्तल लेंस है ये दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग होता है। तो प्रश्न में था निकट दृष्टि दोष का निवारण करना है तो उसके लिए अवतल लेंस इस्तेमाल होगा। उत्तल लेंस का इस्तेमाल दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है दृष्टि दोष, उनके सवाल कैसे लगाना है, A to Z चीज़ सीखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा और आपको कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आगे देखते हैं पहले का तीसरा।
प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं, 4 ऑप्शन हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। प्रश्न था चुंबकीय बल रेखाएं, इनमें 4 ऑप्शन दिया, सदैव समांतर होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तो होती हैं लेकिन सदैव नहीं होती हैं, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है एक बिंदु पर मिलती हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो कभी आपस में मिले, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये जो इसका तीसरा ऑप्शन है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यही वाला ऑप्शन सही रहेगा। बाकी चौथा था परस्पर काटती हैं, ये भी नामुमकिन है। चौथा पार्ट इसका कहा है यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स और दिया हुआ है B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और A बराबर दिया है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, ये दिया है। तो इसमें से पूछा इनमें कौन सही है। पहला दिया B इक्वल फाई बाई ए, दूसरा दिया है फाई इक्वल B बाई ए, तीसरा ऑप्शन दिया है A इक्वल B इंटू फाई, और चौथा ऑप्शन है B इक्वल फाई इंटू ए। इनमें से कौन सही है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इक्वल B बाई ए, तो देखना है कि कहाँ पे ये वाला रिलेशन है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पहला यही लिखा है, यहाँ A से डिवाइड है, इस साइड गुणा होगा तो फाई इक्वल B इंटू ए आएगा, तो ये पहला वाला करेक्ट है। और इसके बाद अब न्यूमेरिकल है दूसरे में, तो उसको लगाने से पहले सबसे पहले आप इसे लगा लो, फिर आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। चित्र बना दें आपको समझाने के लिए। दर्पण है अवतल, कुछ यूं आकार का, ये पॉलिश होती है, दूसरी तरफ लाइट नहीं निकलने देता है। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, और जहाँ ये कट होता है यहाँ पे होता है पोल P, ध्रुव जिसको बोलते हैं। कहाँ है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं पे मान लो वस्तु है, तो प्रतिबिंब उसी जगह पे बनता है। यही इसमें कहा है कि प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताओ, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये U है और यही V भी है, दोनों सेम टू सेम है। तो यहाँ पे इसकी फोकस दूरी निकालना और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो U बराबर है माइनस में 30 सेंटीमीटर और V बराबर भी हो जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये है वस्तु से दर्पण की तरफ जाती हुई किरण की दिशा, और सारी दूरी नापते हैं पोल से। तो यहाँ से नापेंगे वस्तु को तो इस डायरेक्शन में नापेंगे, दोनों विपरीत है तो माइनस लिखा जाएगा। आप चतुर्थांश टाइप भी सोच सकते हो इसको, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। निकालनी है फोकस दूरी तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u।
या 1/f इक्वल आएगा 1/v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -30। दोनों बराबर है तो हो जाएगा माइनस में 2/30 हो गया 1/f, या f की वैल्यू आएगी माइनस में 15 सेंटीमीटर। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। और आपको पता भी होना चाहिए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब वहीं पे बनता है। तो ये हुआ दूसरे का पहला। दूसरे का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो इसमें दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर 40 सेंटीमीटर, तो माइनस में रहेगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसको r से लिखते हैं जो कि फोकस दूरी का डबल होता है। तो हो जाएगा 2 × 40 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या आप लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। ऋण लिखने की जरूरत नहीं है, इससे केवल डायरेक्शन पता चलता है बस। तो यहाँ ये हुआ खत्म। तीसरा प्रश्न था, दूसरे का तीसरा प्रश्न है वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चाहे तो एक टूक में जवाब दे दो कि पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है और सटीक दूरी का अंदाजा लगाने के लिए कि पीछे वाली वस्तु जो दिख रही है शीशे में वो ज़्यादा करीब है या ज़्यादा दूर है। तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए ही उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे आने वाली या पीछे से आने वाली, ऐसा लिख सकते हैं, आने वाली वस्तुओं या वाहनों भी लिख सकते थे, को देखने के लिए किया जाता है। दूसरा कारण क्या है, उत्तल दर्पण ही क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु चाहे दर्पण के एकदम करीब ही क्यों ना हो जाए। तो ये उसका मुख्य रीजन है। उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण। अगर मान लो अवतल दर्पण लगा लेते वाहन में, तो अगर वस्तु करीब आ जाती तब तो सीधा दिखाता, और अगर दूर रहती तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो फोकस से पहले होती है वस्तु, तो हर बार उल्टा ही चित्र बनता है। केवल एक कंडीशन में अवतल दर्पण सीधा बनाता है, जब फोकस दूरी और पोल के बीच में वस्तु जाती है तभी। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण लगाते हैं ताकि पीछे से आने वाली वस्तु सीधी ही नजर आए, नहीं तो पता चला उल्टा दिखेगा तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हल होता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो आप हमें बिल्कुल बताएंगे, या फिर अगर आपको एक एक चैप्टर अच्छे से सीखना है तो प्लेलिस्ट में से जाके आप सीख सकते हैं। तब तक आप इन्हें छापिए। अगला प्रश्न है तीसरे का पहला। प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। तो सबसे पहले लिखेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर
ऋण 15 सेंटीमीटर। अब आगे प्रश्न आपको समझना है। प्रश्न में लिखा है कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो दो तरीका हो सकता है, या तो लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने या फिर लेंस के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। दो कंडीशन हो सकता है और दोनों बार उत्तर अलग अलग आने वाला है यू का। वही निकालना है इसमें कि कितनी दूरी पर बसते हैं, यानी यू फाइंड आउट करना है। तो दो उत्तर आने वाला है, उन दोनों को आपको स्पष्ट करके लिखना होगा, इसीलिए ऐसे सवाल बोर्ड में दिए भी जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जब लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता, दो कंडीशन होगा। जब लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो अगर प्रतिबिंब आभासी होगा, ध्यान रखो कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, अगर आभासी चित्र बनाया मतलब v की वैल्यू माइनस चिन्ह के साथ यूज होनी है। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनाया कोई भी लेंस हो तो v की वैल्यू प्लस साइन के साथ यूज होगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अगर प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर तो इसमें v का चिन्ह माइनस होगा क्योंकि चित्र आभासी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v बराबर माइनस में 10 सेंटीमीटर। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो v बराबर यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, फिर 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे लेंस सूत्र से वन बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। एफ की जगह पे ऋण 15, वी की जगह पे ऋण 10 और यू निकालना है। ये ऋण 10 इधर आएगा तो धन हो जाएगा, बराबर ऋण 1/u। एलसीएम 30 होगा तो यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 3/30 बराबर ऋण 1/u। 3 में से 2 जाएगा 1/30 बराबर ऋण 1/u, या u बराबर आएगा ऋण 30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा। दूसरा कंडीशन इसमें होगा, ये हुआ केस 1। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है परीक्षा में कि वास्तविक कहेगा तो क्या करना है, आभासी कहेगा तो क्या करना है। तो केस 2 इसमें देखते हैं कि केस 2 का मतलब क्या होगा। जब लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो जब लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो अब प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर प्लस में 10 सेंटीमीटर यूज होगा। आगे लिखेंगे लेंस सूत्र से 1 बाई एफ इक्वल 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। एफ की जगह पे ऋण 15, v की जगह पे 10 ऋण u, यहाँ से हो जाएगा ऋण 1/15 ऋण 1/10 बराबर ऋण 1/u। हर बराबर करेंगे तो इसको 30 बनाना पड़ेगा, तो आएगा ऋण 2 ऋण 3/30 बराबर ऋण 1/u। 3 में से 2 दोनों जुट जाएगा तो ऋण 5/30 बराबर ऋण 1/u। ऋण से ऋण खत्म तो कितना आएगा 5×36, यानी 1/u बराबर होगा 1/6, तो u बराबर होगा 6 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से आया u बराबर 6 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये सही है, आपको समझना है कि क्या ये वाला पोर्शन सही है या नहीं।
तो हम कहेंगे कि ये गलत है। गलत क्यों है? कारण अवतल लेंस, ये बात दिमाग में रखो, इसलिए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया इधर वाला। अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। कभी कभी ये 2 नंबर के और 7 नंबर के प्रश्न में भी आता है और बहुत बार आया है कि कारण बताओ अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब क्यों नहीं बना सकता। तो उसका कारण यह है, अवतल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनाएगा जब u की वैल्यू प्लस में होगी, और u की वैल्यू कभी भी प्लस में नहीं होती है, u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही होती है। इसलिए ये हमेशा आभासी बनाता है, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। हाँ, इसकी जगह पे अगर उत्तल लेंस होता तो वो दोनों हरकतें करता है, आभासी भी चित्र बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है। तो हमने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मान लो वास्तविक का सवाल रहेगा तो आप v का चिन्ह प्लस रखोगे, आभासी का रहेगा तो v का चिन्ह माइनस में रहेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अवतल लेंस कभी भी वास्तविक चित्र नहीं बनाता है, केवल आभासी चित्र बनाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। आपको यहीं तक लगाना है, ये वाला पार्ट आपको परीक्षा में नहीं सॉल्व करना है, इधर वाला नहीं लगाना है, केवल ये लगाना है। वो हमने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया था। प्रश्न है तीसरे के पहले का ऑप्शनल। 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में से कोई एक करना रहता है। एक जो आपका लेंस वाला गया, दूसरा है। प्रश्न है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, देख सकता। तो इसमें u की वैल्यू है माइनस में 25 सेंटीमीटर। कहा है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो इसमें जो फोकस दूरी यूज हुआ वो 50 सेंटीमीटर माइनस में लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि इलाज करना है अवतल लेंस से। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? तो लेंस सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे लेंस सूत्र से 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या f की वैल्यू माइनस में 50, v की वैल्यू निकालनी है और u की वैल्यू माइनस में 25। ये हो जाएगा 1/v, माइनस माइनस प्लस, दूसरे साइड जाके फिर माइनस, तो हो जाएगा माइनस में 50 और माइनस में 25। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो होगा ऋण 1 ऋण 2/50 बराबर ऋण 3/50, या v बराबर होगा 50/3, यानी आएगा ऋण 16.67। 16 3 48, 2 बचेगा, 3 चक 18, फिर बचेगा 2, 3 चक 18 चलता जाएगा, तो लगभग 16.67 सेंटीमीटर होगा। यानी बिना चश्मे के वो 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, किताब को पढ़ सकता है, जो भी आप कह सकते हैं। तो ये हुआ तीसरे के पहले पार्ट का ऑप्शनल। अगला प्रश्न तीसरे का दूसरा। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन m/e, इलेक्ट्रॉन का वजन दिया हुआ है 9 × 10⁻31 kg। आप शब्दों में लिखना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m/e बराबर 9 × 10⁻31 किलोग्राम। आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश QE, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये x अक्ष के समांतर 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की वेग से भाग रहा है। मतलब x अक्ष की दिशा में स्पीड है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड।
और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, वैल्यू है 0.3, बस इतना ही, वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, त्वरण और बल की दिशा बताओ। इतना सारा झंझट करना है इसमें। चित्र बना के पहले बता देते हैं कि ये है एक्स एक्सिस, ये मान लो है जेड एक्सिस, कोई भी चाहे तो आप इधर जेड बना सकते हो, ये हो गया जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है एक्स अक्ष के समांतर, और जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र है जेड डायरेक्शन में। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल निकालना है, एफ निकालना है। तो फार्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा होता है वी और बी के बीच कोण, तो वी इधर है और बी इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्योंकि दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है। तो Q की जगह पे होगा QE, V की जगह पे VX और B की जगह पे BZ साइन 90। QE की वैल्यू 1.610 ये Q गुणे E नहीं है, Q के नीचे हमने E लिखा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। VX की वैल्यू 3 गुणे 10 पे ऋण नहीं धन रहेगा, और BZ की वैल्यू 0.3 और साइन 90 की वैल्यू 1। गुणा कराओ, 19 में से 6 घटाएंगे तो आएगा ऋण में 13, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 16 9 144, तो हो जाएगा 1.44 गुणे 10 पे ऋण 13 न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, गुणा करके देख लेना, लगभग इतना ही आएगा। फिर इसमें पूछा है त्वरण भी बताओ, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी निकालना है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण उसको ए से लिखते हैं, ये होता है F/m, कितना फोर्स कितना मास, तो फोर्स है 1.44 इंटू 10⁻⁻13, और यम की वैल्यू है 9 गुणे 10 पे 31। ये उधर ऊपर जाएगा, ऋण 31 हो जाएगा, तो 31 में से 13 घटाना है तो आएगा कितना, मेरे ख्याल से 18 आएगा प्लस में, और इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.16 गुणे 10 पे पावर 18, इतना आएगा। इसको लिख सकते हैं 1.6 गुणे 10 पे पावर 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हल करके आप देख लेना, कैलकुलेशन लगभग इतना ही रहेगा। अगला प्रश्न इसमें कहा है बल की दिशा भी बताओ। तो दिशा निकालने के दो तरीके हैं, एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम और एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करना है तो ये होता है धारा की दिशा, तो जिधर इलेक्ट्रॉन भागता है उसकी उल्टा धारा बहती। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की दिशा में ऐसे भाग रहा है तो धारा ऐसे होगी, और इसको किधर खोलना है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इस तरफ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो बल लगेगा वो अंदर की साइड, तो एक्स और ये जेड बना ही है, तो जो बल लगेगा वो वाई दिशा में लगेगा। बल वाई दिशा में लगेगा। इस हिसाब से हो गया। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या कहता है, ये है एफ, बी और आई। तो आई इधर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो आपको किधर लगाना है, धारा इधर बनेगी इस साइड में, और ये है चुंबकीय क्षेत्र। आप ध्यान से देखोगे, उंगली को आपको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा अभ्यास करने के लिए।
इधर इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो धारा इधर होगी, ये है एफ बी आई। तो आई की दिशा में उंगली और बी की दिशा में ये, तो जिधर ये जाएगा अंदर की तरफ, तो वो होगा बल की दिशा। तो यहाँ पे आप चाहे तो इससे चेक करो, ये सबसे अच्छा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियाँ तो ऊपर की तरफ, ये करंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का उल्टा करंट होता है तो इस डायरेक्शन में, तो जिधर हथेली का डायरेक्शन होगा वो होगा बल, तो बल इसमें बनेगा वाई दिशा में। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अभी इसमें एक ऑप्शनल भी है, उसको लगाएंगे, पहले इसे आप लगा लीजिए। अगला प्रश्न तीसरे के दूसरे का ऑप्शनल। प्रश्न है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़े। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर संयोजन को 30 वोल्ट दिया है। तो 30 वोल्ट ये डीसी ही रहता है, ये एसी करंट नहीं है। 30 वोल्ट दिया गया है, तो अगर ये प्लस डायरेक्शन है तो करंट ऐसे ऐसे जाएगा, यूं से निकल आएगा। यह है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। सभी प्रतिरोध में विभवांतर पूछा है कितना होगा। मान लो इसमें विभवांतर है V1, इसमें विभवांतर V2 और इसमें विभवांतर V3, और यहाँ से निकलने वाली करंट को I कह देते हैं। तो श्रेणी क्रम में इसको 2 तरीके से सवाल लगा सकते हो। एक तो सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, उससे धारा की वैल्यू निकाल लो, या फिर ऐसे मान लो कि यहाँ से जो धारा जाएगी वो सब में से होती हुई निकल के चली जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना 2 ओम में विभवांतर V1, 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, ऐसा भी लिख सकते हो, विभवांतर V2 और 5 ओम में विभवांतर V3 है। लिखेंगे चूंकि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम श्रेणी क्रम में है, इसलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होगा 30 वोल्ट। तीनों वोल्टेज जोड़ के 30 के बराबर होगा। V1 V बराबर होता IR, तो यहाँ से करंट आई जा रहा है, वही इसमें भी होगा, वही इसमें, वही इसमें, तो होगा I इंटू 2 प्लस V2 वाले में करंट I है इंटू 3, इसमें करंट I इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 30। तो यह 2I प्लस 3I प्लस 5I इक्वल 30, या 5 3 8 तो 10, 10I इक्वल 30, या I की वैल्यू आएगा 3 एम्पियर। तो अब निकल गया V1 V2 V3 लिखेंगे, इसलिए V1 बराबर I इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट। V2 वाले में करंट है 3 एम्पियर, ओम है 3 का, तो बराबर होगा 9 वोल्ट। और V3 वाले में करंट 3 और ये 5 ओम, बराबर हो जाएगा 15 वोल्ट। आपने सही लगाया या गलत तो जोड़ देना, 30 होना चाहिए। 15 9 24 6 30, तो ये हुआ इसका उत्तर। यानी 2 ओम वाले में 6 वोल्ट का विभवांतर, 3 ओम वाले में 9 वोल्ट का विभवांतर और 5 ओम वाले में 15 वोल्ट का विभवांतर है। ये हुआ इस प्रश्न का उत्तर। आप इसे छापिए। अगला प्रश्न है चौथा। प्रश्न में कहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा